सभी मित्रों को नमस्कार। जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज का वीडियो है हमारा राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसके संदर्भ में होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अगर जो अधीनस्थ बोर्ड ने अपनाई है जैसे सीईटी और पटवारी, उन दोनों का एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे कि अगर सेम फार्मूला रहता है तो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में जो मार्क्स में अंतर है वो कितना आने वाला है। इन दोनों का विश्लेषण करके हम मतलब राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में होने वाला जो अंतर है मार्क्स का वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि कल ही राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो रिजल्ट है वो जारी हुआ है और उसमें मतलब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो अपनाई गई है। ठीक है, तो ये लोग नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया इनकी होती है उसमें चारों शिफ्टों का है वो एवरेज निकाला जाता है। जो सीईटी के एग्ज़ाम है वो 4 शिफ्ट में हुई थी, तो पहली शिफ्ट का एवरेज आया था 118, दूसरी का 114, 119 और 123। इस प्रकार से चारों शिफ्ट का एवरेज है वो अलग अलग आया था। फिर ये क्या करते हैं कि इन चारों का एक ओवरऑल एवरेज निकालते हैं। तो चारों का जो एवरेज आया था मिक्स करके ओवरऑल एवरेज आया था वो आया था 118.98, मतलब लगभग 119 के आसपास है वो एवरेज आया था। अब ये जो सारी शिफ्ट है उन सभी शिफ्टों को 100 जो मार्क्स हैं उनके 119 के आसपास लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहली शिफ्ट है इसमें 118 है, तो पहली शिफ्ट वालों का मार्क्स है वो +1 हो जाएगा। ठीक है, +1 के आसपास या फिर आधा 1 ऐसे कर करके 119 के आसपास ये है, इसको कर देंगे। ठीक है, दूसरी शिफ्ट है तो इसमें लगभग 5 से 6 नंबर का अंतर आ रहा है, तो मतलब दूसरी शिफ्ट है तो इसमें इन लोगों ने 5 से 6 नंबर का है वो नंबर है वो ऐड कर दिए। ठीक है, और इसमें मतलब ज़्यादा अंतर नहीं है, इसमें लगभग सेम है। और ये जो चौथी शिफ्ट है इसका एवरेज है सबसे ज़्यादा गया था, तो इन लोगों ने इसमें -5 से 6 कर दिए। ठीक है, तो कुल मिला के जो ओवरऑल एवरेज है वो सारा 119 के आसपास इनका मतलब जो संतुलन बिंदु है 119 के आसपास, सभी शिफ्टों को 119 के आसपास इन लोगों ने कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार ये सीईटी में नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो राजस्थान पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था। ठीक है, उसमें 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था, तो जो ओवरऑल मतलब चारों का जो ओवरऑल एवरेज आया था वो आया था 96। ठीक है, 96 एवरेज आया था और सबसे ज़्यादा एवरेज आया था चौथी शिफ्ट का 108 और सबसे कम एवरेज आया था पहली शिफ्ट का 86। ठीक है, तो इन दोनों में अगर मैं इसमें 96 करूं अगर पहली शिफ्ट में तो +10 मुझे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहली शिफ्ट में इन लोगों ने क्या किया कि +10 है वो कर दिया। ठीक है, और इसमें 108 है तो इसमें लगभग 12 से 13 नंबर है वो माइनस कर दिए। ठीक है, तो पटवारी में लगभग यही हुआ था कि पहली शिफ्ट वालों का मार्क्स है वो 8 से 10 बढ़े थे और जो चौथी शिफ्ट है उनका मार्क्स है वो 13 से मतलब 14-15 ऐसे कम हुए थे। वो मतलब जैसे जैसे स्कोर कम या अधिक होता है उस हिसाब से प्रत्येक विद्यार्थी का है वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नंबर है वो कम या ज़्यादा होते हैं, लेकिन एवरेज यही निकल के आता है कि पहली शिफ्ट वालों का 10 और अंतिम शिफ्ट वालों का 13 मार्क्स है वो कम हुए थे। ठीक है, अब यही अगर फॉर्मूला राजस्थान हाईकोर्ट में रहा है तो मतलब किस प्रकार से है वो नॉर्मलाइजेशन में अंतर है वो देखने को मिल सकता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि 5 क्वेश्चन है। ठीक है, 5 क्वेश्चनों का अंतर है हमें देखने को मिला था कि 5 क्वेश्चन है वो सेकंड शिफ्ट वालों के ज़्यादातर विद्यार्थियों के 10 नंबर है वो अधिक हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एवरेज बना के चलूँ तो ऐसे मानो कि पहली शिफ्ट का एवरेज, ये सिर्फ मेरा अनुमान है, पहली शिफ्ट का एवरेज 150 है और दूसरी शिफ्ट का एवरेज 160 है। ठीक है, ऐसे अगर हमने एवरेज निकल के आता है तो इससे दोनों का एवरेज 155 हो गया, तो ये क्या करेंगे पहली शिफ्ट वालों के 5 नंबर बढ़ा देंगे और दूसरी शिफ्ट वालों के 5 नंबर कम कर देंगे। तो अगर सेम फार्मूला रहता है तो राजस्थान हाईकोर्ट में नॉर्मलाइजेशन की यही प्रक्रिया हो सकती है। ठीक है, तो 5 नंबर प्लस हो सकते हैं पहली शिफ्ट के और दूसरी शिफ्ट के 5 नंबर माइनस हो सकते हैं। ये सिर्फ मेरा अनुमान है, बाकी कोर्ट पे डिपेंड है कि वो किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो अपनाता है। अगर सेम फार्मूला रहा तो यही अंतर है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर फार्मूला उनके पास कोई दूसरा है, क्योंकि कोर्ट का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो अलग हो सकता है, अधीनस्थ बोर्ड का है वो अलग हो सकता है, लेकिन फार्मूला उम्मीद है कि लगभग यही फार्मूला हो सकता है। तो यही फार्मूला हुआ तो नॉर्मलाइजेशन में है लगभग 5 से 10 नंबर का अंतर है वो मुख्य तौर पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हुई नॉर्मलाइजेशन के बाद। अब हम थोड़ी बात करते हैं रिजल्ट पे। ठीक है, तो रिजल्ट देखो ऐसा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो अपना खुद का टाइपिंग सेंटर चलाते हैं, तो वो लगभग पिछले 10 दिन से बोल रहे हैं कि आज रिजल्ट आ जाएगा, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। मेरा कोई टाइपिंग सेंटर नहीं है। मैंने पहले भी बोला था कि रिजल्ट है वो अप्रैल महीने में नहीं आ सकता। ठीक है, रिजल्ट पिछली बार जो
हाईकोर्ट एलडीसी की एग्ज़ाम हुई थी उसका रिज़ल्ट 18 मई को आया था, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई भी थी कि उतने ही कर्मचारी है, उतने ही लोग हैं, उतनी ही छुट्टियां हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे बोले कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, तो साल दूसरा होने से कोई नहीं होता, विद्यार्थी उतने ही हैं। इस बार प्रोसेस उल्टी ज़्यादा है, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अलग होगी। तो उम्मीद है, मेरी जो संभावना है कि 18 मई के आसपास हो सकता है, 5 से 7 दिन जल्दी आ जाए, लेकिन इसके आसपास ही रिज़ल्ट आ सकता है, ठीक है। तो रिज़ल्ट है, मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ कि रिज़ल्ट है 18 मई के आसपास ही आएगा। जो भी विद्यार्थी टाइपिंग अभी नहीं कर रहा है वो टाइपिंग अभी जारी रखो, टाइपिंग के फुल फोकस रखो, फालतू की इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दो। रिज़ल्ट है वो इसी के आसपास ही आने वाला है। मैंने अब तक लगभग 30 से 40 वीडियो बनाए हैं अपने चैनल पे। जो भी विद्यार्थी मेरे से कंटिन्यू जुड़ा है वो सारी चीज़ें जानता है। अभी तक मेरा एक भी अनुमान है वो गलत नहीं हुआ है। 2015 से मैं इस लाइन में हूँ, अभी तक मेरा एक भी अनुमान गलत नहीं हुआ। चाहे मैंने पटवार की कट ऑफ बताई, मैंने एलडीसी पिछली जो रद्द हुई उसकी कट ऑफ बताई, मैंने वीडियो की कट ऑफ बताई, वीडियो परी की बताई, मेन की बताई। सबसे पहले रिजल्ट के जस्ट नेक्स्ट डे मैं कट ऑफ डाल देता हूँ और मेरी कट ऑफ अभी तक लगभग 1 से 2 नंबर का अंतर आया है, बाकी कभी भी इतना ज़्यादा अंतर नहीं आया है। आप चाहे तो सारे वीडियो 1 बाय 1 करके देख सकते हो। जो भी विद्यार्थी मेरे साथ कंटिन्यू आज तक शुरू से अब तक जुड़ा है उसको पता है कि मेरा जो अनुमान है वो लगभग अब तक सही हुआ है। बाकी ऐसे ही हैं, बहुत सारे लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जो भी विद्यार्थी है जिसको ये लगता है कि मेरा टाइपिंग में श्योर कॉल हो जाएगा, तो वो बिना किसी की बातों में ध्यान रखते हुए अपनी टाइपिंग है वो लगातार जारी रखो। अगला वीडियो में एक लेके आऊँगा कि टाइपिंग के लिए किन किन चीज़ों पे हम ध्यान रखें कि टाइपिंग स्पीड है वो कम समय में हम ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। मैं चीज़ें वो सारी फ्री में बताऊंगा। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, इन चीज़ों के पैसे लेंगे, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ें वर्क कर रही है तो मैं उसके बाद में इन चीज़ों पे प्रयोग करके बाद में ही बताऊंगा। हो सकता है आपके लिए वर्क ना करे, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी ईमानदारी से इन पे वर्क करता है तो ज़रूर उसके लिए ये चीज़ें काम करेगी, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।